Hello students, I'm Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पन्नगर, उत्तराखंड। इस लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक मैटर का होना क्यों ज़रूरी है। माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए ऑर्गेनिक मैटर होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ऑर्गेनिक मैटर के बहुत सारे रोल हैं, फेवरेबल इफेक्ट हैं फिजिकल प्रॉपर्टी पे, सॉइल एग्रीगेशन के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़, न्यूट्रेंट अवेलेबिलिटी के लिए, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, माइक्रोफ्लोरा के लिए। और बिना ऑर्गेनिक मैटर के सॉइल में हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफ है सॉइल की वो ऑर्गेनिक मैटर से ही है। और जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस है या डिकम्पोजिशन प्रोसेस है, जो न्यूट्रिएंट रिलीज का प्रोसेस है, वो सारा माइक्रोब्स के थ्रू होता है। मींस उसमें बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, एक्टोमाइसिटीज हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है तो हम कितना भी बायो फर्टिलाइजर डाल लें, चाहे हम कितना फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया डालें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालें, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया डाल लें, या बाहर से हम कितने भी बायोटा लाके डाल लें, वो वर्क नहीं करेंगे। और यही रीज़न होता है कि जिन सॉइल की ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है वहाँ कंपोस्ट डालने का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ पाता है, या बायो फर्टिलाइजर डालने का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। और हम कंपोस्ट डालते हैं हर साल, FYM डालते हैं, लेकिन हमें उसका इंक्रीज नज़र नहीं आता कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ इसमें सुधार हो रहा है। ऐसा क्यों होता है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आज मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। और ये लेक्चर मैं हिंदी में रखना चाहूँगा ताकि जो फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, वो इस चीज़ को समझ सकें कि ऐसा क्यों ज़रूरी है। और गोबर की खाद डालने पे या कंपोस्ट डालने पे जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्यों नहीं बढ़ रही और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो ऑर्गेनिक मैटर है जमीन के अंदर, जिसे हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, उसका काम क्या है। अगर हम सॉइल के अंदर देखें तो उसके बहुत सारे काम हैं। मिट्टी के कणों को जोड़ के रखता है, उसके अंदर मॉइस्चर बढ़ाता है, नमी की मात्रा बढ़ाता है, वायु संचार मतलब एरेशन बहुत अच्छा रखता है, जड़ों को बहुत अच्छी जगह मिलती है, न्यूट्रिएंट मतलब पोषक तत्वों को देता है डिकम्पोजिशन से। तो इसके बहुत सारे काम हैं। लेकिन ये सारे काम करता कौन है? ये ऑर्गेनिक मैटर के सारे काम तब नजर आते हैं जब उसके ऊपर माइक्रोस मतलब कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो उस पर काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं? मान लीजिए कि ये कोई एक ऑर्गेनिक मैटर है। अब इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर सेलुलोज है, हेमोसेलुलोज है, लिग्निन है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लिपिड्स हैं, फैट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, NPK, सारे ही न्यूट्रिएंट होंगे। NPK भी होगा, कैल्शियम भी होगा, मैग्नीशियम भी होगा, जिंक भी, क्योंकि ये देखिए किससे बना है? प्लांट से बना है। ये ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से बना है? प्लांट्स क्या होते हैं, जमीनों में मिल जाते हैं, तो ये ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। अब ये प्लांट्स कहाँ से आते हैं? ये इस सॉइल में उगते हैं, जमीन में उगते हैं। इस जमीन के जो तत्व हैं वो प्लांट में गए, प्लांट से कहाँ है? फिर जमीन में आ गए। इसका मतलब कि जो जमीन के तत्व हैं अगर हम प्लांट्स को वापस मिलाएं तो वो उसमें आ जाएंगे। अब ये ऑर्गेनिक मैटर में बन गया। ये जो प्लांट था, इसकी पत्ती थी, लीफ था, जो भी था, मतलब रूट थी, सब ये ऑर्गेनिक मैटर बन गया। या जब डेड एनिमल हो गया, उसको हमने डाल दिया, कोई जानवर मरे हुए डाल दिया, उसको वो भी ऑर्गेनिक मैटर बनाता है। तो चाहे प्लांट से आए चाहे एनिमल से आए, ये ऑर्गेनिक मैटर बनाना शुरू किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर सारे ही न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि जमीन में होते हैं, क्योंकि वो पौधे ने लिए हैं और पौधे से फिर वो जमीन के अंदर फिर आ गए हैं। अब लेकिन ये जो पोषक तत्व हैं ये इस फॉर्म में नहीं होते, बंधे हुए होते हैं। कार्बन का बहुत लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, कार्बन चेन होती है, बहुत लंबी लंबी चेन होती है, टिपिकल चेन होती है, और इन चेन के अंदर ये न्यूट्रिएंट लॉक्ड रहते हैं, बंद रहते हैं। अब करते क्या है? माइक्रोब्स हैं, जैसे बैक्टीरिया है या फंगस है या एक्टोमाइसिटीज हैं, जो भी है, मेनली तो ये बैक्टीरिया फंगस है। ये क्या करते हैं कि इस कार्बन को ये यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? अपनी सेल सिंथेसिस के लिए, सेल बनाते हैं अपनी। तो इससे इनकी ग्रोथ होती है। तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बनेंगे, फिर दो से दो ये बनेंगे, दो ये बनेंगे, तो मतलब इस तरह से इनकी ग्रोथ होती जाती है। लेकिन ये कार्बन लेते जाते हैं, बिना कार्बन के नहीं होती। तो इसका मतलब कि चाहे बैक्टीरिया है चाहे फंगस है, फंगस क्या है? हाइपी से बढ़ती है, इस तरह से बढ़ती है हाइपी। आपको फंगस का हाइपी मतलब उसका लंबे लंबे धागे से नजर आएंगे अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। तो ये फंगस तो हाइपी से बढ़ती है और ये टूट टूट के बढ़ता है। मतलब कुल बात यह है कि चाहे फंगस है चाहे बैक्टीरिया है, ये इस कार्बन को लेते हैं, तभी इनकी ग्रोथ होती है। हमारी बॉडी के लिए भी कार्बन चाहिए, इसलिए हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और फिर वो CO2 में निकलती है, एनर्जी रिलीज करती है। तो ये भी क्या करते हैं? कार्बन लेते हैं, उसको एनर्जी लेते हैं, और CO2 में रेस्पिरेशन में वो एनर्जी निकलती है। और जो न्यूट्रिएंट इसके अंदर है, माना नाइट्रोजन है या फास्फोरस है, वो सॉइल सॉल्यूशन के अंदर आने लगता है, चाहे जिंक है चाहे आयरन है, जो भी है, इस सॉइल सॉल्यूशन के अंदर आने लगता है। और कुछ इनकी बॉडी के अंदर चला जाता है, शरीर के अंदर चला जाता है। जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये फिर रिलीज होकर के यहाँ ये न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। अब इन न्यूट्रिएंट को फिर प्लांट्स ले लेते हैं। तो ये एक साइकिल इस तरह से चलती है। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब मान लीजिए कि ये कार्बन बहुत है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, तो इनकी ग्रोथ क्या होगी? निश्चित रूप से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी।
जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये क्या करते हैं, देखिए इसको कार्बन को लेते हैं और एंजाइम्स निकालते हैं। तो जो ये काम होता है वो होता है एंजाइम्स की वजह से। इस कार्बन को कौन चेन को कौन तोड़ता है, ये एंजाइम्स तोड़ते हैं। तो माइक्रोब्स का जो मेन काम है वो एंजाइम्स को सीक्रेट, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, नाम गिनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, ये बस जान लीजिए कि एंजाइम्स होते हैं, जो एंजाइम्स ये निकालते हैं और इस चेन को तोड़ते जाते हैं। इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन प्रोसेस, और ये कार्बन को अपनी सेल सिंथेसिस के लिए यूज करते जाते हैं। तो ये तो एक ऐसा है जब ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, मान लीजिए 0.2% है, 0.3% है, 0.15% है, तो अब क्या ये कार्बन की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, इतने कार्बन नहीं होंगे। जब तक कार्बन नहीं होंगे तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी। अब मैं इसके अंदर बायो फर्टिलाइजर लाके डाल दूं, मान लीजिए ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर 0.2% है, मान लीजिए 0.2% जा रहा है, मान लीजिए बहुत कम लिमिट है। हालांकि जब 0.5% से कम होता है तो उसको हम कम मानते हैं, और जो अगर 0.5 से 0.75% होता है ऑर्गेनिक कार्बन तो इसे हम मीडियम मानते हैं, और 0.75 से ज़्यादा होता है तो हम इसे कहते हैं कि ठीक ठाक है, अच्छा है, हाई है। मान लीजिए बहुत कम है। अब मैं इसमें क्या करूं कि कोई बायो फर्टिलाइजर लाके डाल देता हूं, मान लीजिए एजोटोबैक्टर में डाल दिया, या मैंने इसमें एजोस्पर्म लाके डाल दिया। अब वो बैक्टीरिया क्या होगा, जब बैक्टीरिया इसमें आएगा, बैक्टीरिया तो मैंने डाल दिया, या मैंने फंगस बाहर से लाके डाल दी, लेकिन उसे चूंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है तो उसे कार्बन मिलेगा ही नहीं, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, कम होगी। जब ग्रोथ कम होगी तो ये न्यूट्रिएंट भी क्या होंगे, रिलीज कम होंगे डिकम्पोजिशन से। और दूसरा मैंने एजोटोबैक्टर डाला। अब एजोटोबैक्टर का काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। मैंने आपको बायो फर्टिलाइजर का आप लेक्चर देखिएगा, मैंने पूरा बनाया है, उसको देखें। उसको एजोटोबैक्टर है, एजोस्पर्म है, जो फ्री लिविंग है। अब इनका काम क्या है, नाइट्रोजन फिक्स करना। नाइट्रोजन कब फिक्स करेंगे, यहाँ से वो कार्बन लेंगे, अपनी सेल सिंथेसिस करेंगे, और एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, एयर में नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को वो फिक्स कर देते हैं जमीन के अंदर। अब जब ये एजोटोबैक्टर के लिए कार्बन कम मिलेगा तो एजोटोबैक्टर की ग्रोथ कम होगी। जब ग्रोथ कम होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा, तो जमीन के अंदर हमारी नाइट्रोजन कम आएगी, तो हमें लगेगा कि हमें बायो फर्टिलाइजर डालने का कोई फायदा नहीं हुआ, हमने एजोटोबैक्टर डाला कोई फायदा नहीं मिला, हमने एजोस्पर्म डाला हमें कोई फायदा नहीं मिला। वो इसलिए हमें नजर नहीं आ रहा क्योंकि कार्बन कम है। तो इसका मतलब हमें बायो फर्टिलाइजर का एडवांटेज लेना है, पूरा लाभ लेना है, तो उसके अंदर हमें कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कार्बन तो कम है। अब इसको कैसे बढ़ाएं, तो इसलिए देखिए जो भी हम माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं, चाहे वो फास्फोरस सोलुलाइजेशन के लिए यूज कर रहे हैं, उसको भी कार्बन चाहिए। सुडोमोनास है, चाहे बैसिलस है, ये स्पीसीज जो मैंने आपको बताई थी, उस लेक्चर जरूर देखिए, फास्फोरस सोलुलाइजिंग बैक्टीरिया को, पीएसबी को, उनके लिए भी कार्बन चाहिए। अब जब ये कार्बन कम रहेगा तो आप कितना भी मिला लें, क्योंकि उससे कार्बन फूड मिल ही नहीं रहा है, कार्बन उनका फूड है, जब उसको फूड ही नहीं मिल रहा तो उनकी एक्टिविटी नहीं होगी। जब एक्टिविटी नहीं होगी तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कम होगा, फास्फोरस सोलुलाइजेशन भी कम होगा, पोटेशियम का मोबिलाइजेशन भी कम होगा। इस तरह से जिंक वाले हैं वो भी कम रिलीज करेंगे जिंक को, तो हमें लगेगा कि हम बायो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, लेकिन हमें कुछ उसका असर नजर नहीं आ रहा। उसका कारण क्या है, इस ऑर्गेनिक मैटर का बहुत कम होना। इसलिए खेत में हम जब तक ऑर्गेनिक मैटर नहीं बढ़ाएंगे, हमको इन बायो फर्टिलाइजर का, इन माइक्रोब्स का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इस बात की ये निश्चित समझिए, इसको हमें बढ़ाना जरूरी है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, हम FYM भी डाल रहे हैं, हम जो है कंपोस्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसको हमें ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ नहीं रहा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। और ये बिल्कुल सही है कि अगर हम ऑर्गेनिक मैटर डालते रहते हैं, चाहे हम FYM से डालें, चाहे हम कंपोस्ट डालें, चाहे हम क्रॉप के अवशेष मिला दें, वो ऑर्गेनिक मैटर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अब जमीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे खत्म होता है और धीरे धीरे ही बढ़ता है। मान लीजिए एक जंगल है, वहां कोई हम फसल ग्रो नहीं कर रहे, तो पेड़ उग रहा है, पेड़ की पत्तियां हैं, जड़ है, सब उसी में मिल रहा है, तो उसका ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। अब उस जंगल को काट के हमने खेती करना शुरू कर दिया, होता भी यही है, जंगल काट के हम खेती करना शुरू करते हैं, तो उसमें क्या हम फसल उगा रहे हैं, धान उगा रहे हैं, गेहूं उगा रहे हैं, मक्का, गन्ना, जो भी हम उगा रहे हैं, तो उसका धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर कम होने इसलिए लगता है क्योंकि हमने जो फसल उगाई, देखिए अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं, अगर देखिए अगर ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का पेड़ है, तो इसकी पत्ती कहाँ गिरी, यहीं गिरी, इसकी जड़ कहाँ आई, यहीं आई, जो चिड़ियाँ थी, जो जानवर थे, वो सब कहाँ हुए, मर करके सब यहीं आ गए, सब जमीन के अंदर मिले। इसका मतलब इसके अंदर जंगल के अंदर जो भी हो रहा है सब उसी के अंदर जा रहा है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो पक्षी है, चाहे वो पेड़ है, चाहे पत्ती है, चाहे पौधा है, चाहे छोटी छोटी सी घास है, वो पैदा वहीं हो रही है, वहीं मर रही है, तो वहीं ऑर्गेनिक मैटर इस कारण से बढ़ गया। अब हमने क्या किया, अब हमारा फील्ड है, मान लीजिए फॉरेस्ट ना हो गया, हमारा खेत है, अब हमने क्या किया, ये हमने मान लीजिए कोई फसल उगाई, मान लीजिए गेहूं, हमने गेहूं वीट उगा लिया, वीट की फसल हमने ली, तो हमने क्या किया, ग्रेन तो अपने यूज कर लिया हमने खाने के लिए, और ये जो लीव्स थी इसको हमने फीड दे दिया, जानवर को दे दिया।
तो अब जमीन के अंदर बचा क्या? जमीन के अंदर तो केवल ये जड़ बची, जहां तक ये था उतना मिल रहा था, लेकिन अब हमें केवल जड़ मिल रही है। तो ऑर्गेनिक कैसे बढ़ेगा? ऑर्गेनिक नहीं बढ़ेगा। या हमने क्या किया, चलो इसको जो लीव्स थी इसको हमने जमीन में मिला दिया, तो भी ऑर्गेनिक इसके कंपेरिजन में नहीं बढ़ेगा। अब जो ऑर्गेनिक कम होता है उसका हम ग्राफ देखें, तो अगर ये हम टाइम समय को लें यहाँ पे, और हम यहाँ ऑर्गेनिक कार्बन को ले लें परसेंटेज में, तो देखिए ये इस तरह से जो है कम होता जाता है, और फिर ये एक कांस्टेंट हो जाएगा, बहुत ही कम धीरे धीरे घटेगा, और ये 0.2 हो सकता है, 0.3 हो सकता है। अब हमको क्या करना है, इस ग्राफ को ऐसे ले जाना है। अब देखिए ये टाइम जो है कई साल लगे हैं, 100-50 साल लगे हैं इसको यहां तक आने में। तो हम ये अब कोशिश करें कि हम 1-2 साल में इधर आ जाए, वापस आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब कि हम इसका क्या हम अपने एफर्ट्स छोड़ दें, प्रयास छोड़ दें? नहीं, हमको करते रहना है, और जितना जहां तक हम आ सकते हैं वहां तक हम आए, कम से कम यहां तक तो आए जहां हमारी क्रॉप सस्टेन कर सके, हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। हम यहां तक भी ना आ सके तो कोई बात नहीं, कम से कम यहां तक तो आए जहां हमारे माइक्रोज बहुत अच्छे ग्रो करें, हमारी फसल बहुत अच्छी हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि हमें 1-2 साल ये प्रैक्टिस नहीं करनी है FYM मिलाने की, कंपोस्ट मिलाने की, हमें इसे हर साल करना है इसे। आप ये मत सोचो कि 3-4 साल में हो जाएगा, इसके इफेक्ट्स धीरे धीरे आएंगे। तो आप FYM जरूर मिलाएं, कंपोस्ट उसके अंदर जरूर मिलाएं, और क्रॉप के जो भी रेजिड्यू हैं, क्रॉप रेजिड्यू की बात कर रहा हूं, चाहे वो पत्ती है, चाहे वो उसकी जड़ है, चाहे उसकी टहनी है, चाहे कुछ भी है, आप जमीन में उसको जरूर मिलाएं। अब ये देखिए ये इससे धीरे धीरे बढ़ेगा। और जो बहुत अगर हमें करना है तो हम जो ग्रीन मैन्योरिंग जरूर करें। अगर हम पे पानी है, पानी की सुविधा है, तो मार्च अप्रैल में ढैंचे को लगाएं, गेहूं काटने के बाद अप्रैल में ढैंचे की करें, सेस्बेनिया की ग्रीन मैन्योरिंग करें। इससे हमको 2 फायदे होते हैं, एक तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ता है, दूसरा इसका जो डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड्स रिलीज होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, अगर पीएच बहुत ज़्यादा जा रही होती है, 8 है, 8.2 है, 8.3, उसको कम करती है, पीएच को, सैलिनिटी को कम करती है। तो ये हमारे ग्रीन मैन्योरिंग के 2 फायदे हो जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा रहा है और सैलिनिटी को भी कम कर रहा है, क्योंकि एसिड्स निकलते हैं। तो ग्रीन मैन्योरिंग को जरूर करें। अब हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि इसको तो करते हैं, FYM को मिलाते हैं, FYM को गोबर की खाद तो डालेंगे और कंपोस्ट मिलाएंगे, कुछ क्रॉप, इसको नहीं करते। अगर हम इसको करना शुरू कर दें तो हमारा ग्राफ बहुत जल्दी इधर को आना शुरू हो जाएगा। हमको ग्राफ को इधर वापस लेना है तो हमें बहुत एक एफर्ट नहीं, हमें बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और जैसे ही ये इधर आना शुरू होगा, हम जो भी बायो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, हम जो भी माइक्रोब्स हैं ऑलरेडी, उनका हमें वर्क नजर आना शुरू हो जाएगा, तब हमें इसका धीरे धीरे रिस्पॉन्स नजर आना शुरू होगा। तो हमको क्या करना है, जितने भी सोर्स हैं मैं ऑर्गेनिक मैटर के सारे डालने हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट ही क्यों ना हो। तो लेकिन आप ये ना सोचें कि 2-3 साल में हमें इसका इफेक्ट नजर आएगा, नहीं, उसमें टाइम लगेगा। देखिए इसको जाने में टाइम 50-100 साल लगे हैं, तो आने में भी हमें धीरे धीरे टाइम लगेगा, वापस आने में। और ये जान लीजिए एक निश्चित लेवल के बाद हम ऑर्गेनिक मैटर को नहीं बढ़ा सकते, कि कंट्रोल होता है सॉइल का, क्लाइमेट का और वहां के वेजिटेशन का कंट्रोल होता है। उस लेवल से ऊपर हम ऑर्गेनिक मैटर नहीं बढ़ा सकते। हम सोचे 5% कर दें, 6% कर दें, 7%, ये नहीं हो सकता। उसका कंट्रोल है क्लाइमेट का, वहां का कंट्रोल, वहां का क्लाइमेट कैसा है, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कैसी है, वहां की जमीन कैसी है, मिट्टी कैसी है, वहां किस तरह का वेजिटेशन, ये सारी चीजें वहां का डिसाइड करती हैं। तो आप किसी दूसरे लोकेशन का ऑर्गेनिक मैटर देख के वो ना सोचे कि हम भी इतना कर देंगे, सबका अलग अलग होता है, निश्चित होता है। हाँ, लेकिन हम एक अच्छे लेवल तक तो ला ही सकते हैं। हम जो है 0.7, 0.8, 1% तक हम जा सकते हैं बिल्कुल। और जैसे हम मीडियम रेंज में आते हैं, मतलब 0.5% जाते हैं, हमारी फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है। 0.75% जो से ज़्यादा मैंने होता है, जो हाई लेवल का मानते हैं, वहाँ तक हम जा सकते हैं। थोड़ा सा हमें प्रयास करने पड़ेंगे। तो एक तो हम इस तरह से हम ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा सकते हैं। दूसरा हमें क्या करना है काम, कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो देखिएगा उनका माइक्रोस्कोप को डिकम्पोज कर रहे हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर बना रहे, उसके खेत से बाहर ना जाए। तो क्या कि खेत की बंडिंग कीजिए, ऐसा ना हो बारिश हुई और सब मिट्टी बह के चली गई, तो ऑर्गेनिक मैटर भी बह के चला गया। तो उसको खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, बाहर ना जाए। दूसरा क्या है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टिलेज करते हैं, मतलब हम बहुत ज़्यादा कल्टीवेटर करते हैं, हैरो करते हैं, तो मिट्टी बार बार खुलती है, तो मिट्टी में हवा लगती है। जब उसके अंदर एयर जाती है, हवा जाती है, तो माइक्रोब की ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाती है। और माइक्रोब क्या करते हैं, तुरंत फिर कार्बन को खाना शुरू कर देते हैं और CO2 में उसको निकाल देते हैं। तो अगर बहुत तेज हो गया तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर CO2 में बहुत तेजी से खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा टिलेज भी नहीं करना है, खेत को तैयार करना है। अगर 2-3 हैरों में खेत तैयार हो सकता है तो 2-3 करें, खेत को खुला ना छोड़ें। ये नहीं हमने हैरो करके छोड़ दिया, फिर तो उसमें से निश्चित रूप से हवा जाएगी और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगा। तो टिलेज को कम करें, मतलब जो हम भू परिष्करण की क्रियाएं कर रहे हैं उसको कम से कम करें। इसलिए हम मिनिमम टिलेज की बात करते हैं या हम जीरो टिलेज की बात करते हैं, ताकि उसके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर बना रहे। और खेत के अंदर आग नहीं लगानी है, बिल्कुल भी आग नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि हम क्रॉप रेजिड्यू है उसको आग लगा देंगे तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा कैसे? ऑर्गेनिक मैटर को हमें उसको अंदर मिलाना है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी,
तभी हमको बायो फर्टिलाइजर के या गोबर की खाद का तभी हमें इफेक्ट नज़र आएगा। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हमें इसका कोई लाभ नज़र नहीं आता है। अधिकांश खेतों में जहां ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, 0.2 है, 0.3 है, 0.15, 0.16, वहां बायो फर्टिलाइजर के इफेक्ट इसलिए ही नज़र नहीं आते हैं क्योंकि वहां कार्बन नहीं है कि जिससे कि वो माइक्रोब्स अपना फूड ले सके। उतना भी नहीं हो रहा कि वो एजोटोबैक्टर का एजोस्पर्म का फूड बना सके और फिर वो जो है नाइट्रोजन को फिक्स करें या सुडोमोनास की या बैसिलस की ग्रोथ को बढ़ाएं ताकि वो फास्फोरस को सॉल्वलाइज करें या पोटेशियम को मोबिलाइज करें। तो अगर हम ये सारी इंटीग्रेटेड मतलब सारी ही हम प्रैक्टिस को अपनाते हैं तभी हमको इसका लाभ मिलेगा। एक सिंगल काम करके, एक अकेला काम करके हमको कोई लाभ नहीं मिल सकता। हमको सारे ही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। टिलेज भी हमको कम करना है, हमें FYM भी मिलाना है, हमें खेत के चारों तरफ बंडिंग भी करनी है, खेत का पानी खेत में भी रोकना है, ढैचे को करना बहुत जरूरी है। ये सेंसबेनिया को, ग्रीन मैन्योरिंग को करना बहुत जरूरी है। अगर सेंसबेनिया नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई हरी खाद जिसको बोलते हैं आप जरूर लीजिए। हरी खाद का बहुत अच्छा इफेक्ट है, खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां pH ज्यादा जा रही है, 8 से ऊपर जा रही है, 8 या 7.5 से ऊपर जा रही है, वहां जरूर करें तो आपकी खेत का सुधार भी होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि क्यों ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना जरूरी है, उसके बिना हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।